तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम पढ़ेंगे आज टॉप जो 20 क्वेश्चंस हैं, 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पर हम बात करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में टॉप 20 जो क्वेश्चंस हैं वो भी कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले। आपको पता ही होगा आपका एग्जाम जो होता है उसमें सबसे पहले 20 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चा, आज हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे समझेंगे, अच्छे सॉल्व करेंगे। अभी से अगर हम तैयारी करेंगे तो क्या होगा, हम उन पे पूरी महारत हासिल कर लेंगे और आगे उन क्वेश्चंस को देखते ही देखते डायरेक्ट टिक करके हम अपने समय की बचत कर पाएंगे, जो कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस में वो समय दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बेहतरीन क्लास बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे उन पॉइंट्स को वहां पर नोट करना है। नोट करने से ये होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। बस आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा कितनी मजा आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? देखिए और सॉल्व करिए, आंसर कमेंट करिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले होता क्या है, इस पर बात करें। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होते हैं जिन पे वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो क्या होंगे आपके पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। या आपने ऐसे लिखा देखा होगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ये क्या होंगे, एक सब पॉलिनोमियल होंगे। पर आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेस ऑन डिग्री। बेस ऑन डिग्री, बेस ऑन डिग्री पर पॉलिनोमियल को क्या सबसे पहले, अगर पॉलिनोमियल की पावर 1 है, अगर पॉलिनोमियल की पावर 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल को बोलिएगा हमारे साथ, क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पावर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर। अगर उसकी पावर 2 होगी, अगर हाईएस्ट डिग्री या पावर 2 है तो फिर क्या होगा, वो आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। कंफर्म हुई होगी बात। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। सर एग्जाम्पल बता दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो भैया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आप ये एग्जाम्पल समझ रख सकते हो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। कंफर्म हुई बात। आगे बात करें तो अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो वो पॉलिनोमियल जो होंगे वो बच्चा आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। कौन से पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, उनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3। अगर पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक। अगर हम बात करें बेस ऑन टर्म, बेस ऑन टर्म, बेस ऑन टर्म की बात करें तो अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल क्या होगा? मोनोमियल। अगर डबल टर्म है तो बाइनोमियल, बाइनोमियल। अगर ट्रिपल टर्म है तो क्या होगा? ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, डबल टर्म है तो बाइनोमियल और ट्रिपल टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा। वैसे तो नंबर ऑफ जीरोस की बात अगर हम करें तो इनमें करते हैं क्या, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ जीरोस, तो भैया अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें क्या होगा, वन। इसका कितना, ओनली वन सोल्यूशन होगा। इसका जो जीरोस होगा वो क्या होगा, वन होगा। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक में तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, टू। जितनी जिसकी पावर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर पावर वन है तो नंबर ऑफ जीरोस वन होंगे, अगर पावर टू है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, टू होंगे। अगर पावर थ्री है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चा, नंबर ऑफ जीरोस थ्री होंगे। कंफर्म हुई होगी बात। तो अब तो इसका आंसर दे सकते हो ना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सर जी टू बी ऑप्शन हो जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होगा, टू होगा। अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें अधिकतम जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे। कंफर्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए और भी मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्री, क्या आप इसको सॉल्व कर पाए, क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इफ tan a इज इक्वल टू 4/3, tan a इज इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ sec a विल बी। अगर tan a की वैल्यू आपको 4/3 दी गई है तो sec a की वैल्यू क्या होगी। पहले तो हम आपको वो तरीका बताएंगे, कौन सा, जिस तरीके से आप माइंड में फिट करके बैठे हुए हैं, जो तरीका आपको आता है वो। फिर एक थोड़ा सा ऐसा तरीका बताएंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। दोनों तरीकों पर बात करते हैं। पर उससे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको दिया गया है tan a इज इक्वल टू 4/3। सबको पता होगा, आप यही कर रहे होंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने एक ट्रायंगल बनाया होगा, ट्रायंगल बना करके इसको हाइपोटेनियस, ये यहां पर a माना होगा एंगल, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूस बेस और ये परपेंडिकुलर। कंफर्म हुई बात। आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दी गई है, बेस आपको 3 दिया गया है। आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें। देखो भैया हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस आपको पता करना है, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, h इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो बच्चों बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 25 5 का स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हाइपोटेनस आपका 5 आ गया। हाइपोटेनस कितना आया, 5। h की वैल्यू 5 आई, सबकी वैल्यू h की 5 आई होगी। साथ में सॉल्व करते रहना है, इधर के साथ साथ आपकी कॉपी में भी आपका पेन चलना चाहिए, तभी मैथ आनी है, नहीं तो मैथ नहीं आनी है। देखो अगर h की वैल्यू आ गई तो sec a इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, अभी हम सब पर बात करेंगे। sec a इज इक्वल टू होता है क्या, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 5, बेस कितना है, 3। तो करेक्ट आंसर भैया क्या हो जाएगा, 5/3, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। कंफर्म हुई बात। देखो अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन, आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े होंगे।
अगर हम बात करें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से इनकी वैल्यू पता करनी होगी, सबसे पहले आपने यही एक्सरसाइज पढ़ी थी, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो आप कहोगे सर साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। जो tan थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में बेस। उसके बाद में कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बच्चा? कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा tan का अपोजिट होता है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो ये h अपान बी हो जाएगा। और अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो h अपान पी हो जाएगा। इन्हीं से हमने यहां पर tan की वैल्यू p अपान बी रखी थी और सेक की वैल्यू h अपान बी रखी थी, इसी पैटर्न से, और कहीं से नहीं आया था। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक नहीं आ रही तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए, कोई भी टफ नहीं है। उसके बाद इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है tan थीटा का, जिसका सबसे ज्यादा यूज होना है। tan थीटा जो साइन कॉस के फॉर्म में लिखा जाता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आपने अभी अभी कहा कि जो tan का अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू सर फार्मूला हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा को ऊपर कर दें और साइन थीटा को नीचे कर दें। बोलो हो जाएगा? कंफर्म हुई बात? कुछ और फार्मूले हैं आपके जिनको भी आपको देखना है। देखो भैया, साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। क्या होता है? 1 अपान कॉसेक थीटा। सारे फार्मूले नोट करते चलना है, आता है तब भी लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो ये आपका अहम जो है वो पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। बाद में आपको पता नहीं चलेगा कहां पर गलती हो रही। धीरे धीरे क्या करना है, आपको फार्मूले लिखते रहे, साथ में हम बोलते चल रहे हैं, आप लिखते चलिए। आवाज सुनिए, आवाज से बिना देखे वहां पर लिखिए, हमसे पहले लिखने की कोशिश करिए। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा। ये अपोजिट फार्मूले हैं, उल्टे वाले। tan थीटा को क्या लिखते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। आगे सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। इन दो का ज्यादा यूज होना है ट्रिग्नोमेट्री में। ये सब तो यूज होंगे पर इनका यूज ज्यादा करना है, ये दो और ये दो। कंफर्म हुई बात? वैल्यू भी पता होंगी। चलिए आप एक बार जल्दी से बोलिए, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? कॉसेक 30 की वैल्यू जल्दी से कमेंट करिए क्या आएगी, उसके आगे हम बढ़ते हैं। कॉसेक 30 की वैल्यू चलिए मन में बोल लीजिए कितनी होगी। कॉसेक 30, कॉसेक 30 के बाद सेक 45, सेक 45 क्या होगा? tan 60 क्या होगा? ये सभी वैल्यू आप याद रखिएगा। हमने कहा था इसको आप इस पैटर्न से ना करके एक दूसरे पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, पर ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाइपोटेनस निकालेंगे या कोई एक वैल्यू निकालनी होगी। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कौन कौन सी? पहली आइडेंटिटी थी हमारी कौन सी? पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए दूसरी बताइए, आप बताएंगे। दूसरी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगली आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो भैया जो आइडेंटिटी लग रही है, आपको tan दिया गया है, सेक पूछ रहा है। tan और सेक के रिलेशन में एक सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी है, उसका यूज करेंगे। सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी क्या कहती है? देखो भैया सेकेंड नंबर आइडेंटिटी में कहा गया है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan ए की वैल्यू 4/3, तो भैया 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। कंफर्म हुई बात? तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 16/9 इज इक्वल टू 1। इनको उधर भेजें। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 16/9। 1 मान के एलसीएम ले लें तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16/9। भैया कैसे? देखो देखो देखो, कुछ को समझ में नहीं आया होगा। देखो कैसे हो गया, 9 1 जा 9, ये इधर आया, 1 का 16 से 16 हुआ, और कितना बचा? नीचे वालों का नीचे के साथ, 9 1 जा 9। कंफर्म हुई बात? देखो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25/9, और 25 5 का होता है 9 3, तो आंसर आ जाएगा 5/3। उससे भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा, कैसे भी करो आंसर आपका सही आएगा। ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंफर्म है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोनों पैटर्न से। आगे बढ़े। देखो भैया द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आपसे कह रहा है कि अर्थमेटिक आपको मीन बताना है। कह रहा है कितने इवन पॉजिटिव नंबर। तो आइए सबसे पहले इवन पॉजिटिव नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक इवन पॉजिटिव नंबर क्या होंगे? तो 1 से लेकर के 10 तक जो इवन पॉजिटिव नंबर होंगे ये होगा 2। इवन नंबर क्या होते हैं भैया? हाँ, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। चलो बता दो जल्दी से, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर हो। ओनली 2 फैक्टर्स। कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, उनको बोलते हैं कौन से नंबर? आप उनको बोलेंगे ओनली 2 फैक्टर्स वाले को प्राइम नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर। कंफर्म हुई होगी बात? देखो 2 4 6 8 10। अगर हम बात करें 1 से लेकर के 10 के बीच में इतने ही तो इवन नंबर आएंगे। अगर ये नंबर आए तो फिर आपको क्या करना होगा? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 9th से ही आप सीखते चले आ रहे हो। क्या पढ़ा था मीन का? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर अपान में टोटल नंबर। जो भी नंबर है उन सबका सम कर दीजिए, उन सबका सम करिए। एवरेज फार्मूला याद आया ना? सम करिए तो क्या आएगा भैया? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। 1 2 3 4 5 कितना? 6 4 10 10 और 20 और 30/5 कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 6। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर इस चैप्टर पर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में बात भी कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर हम क्लास 10th में बात करें तो एक मीन निकालने का फार्मूला होता है जिसको डायरेक्ट मीन मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मीन मेथड सिग्मा, हाँ बोलो, fx/सिग्मा f, यही तो होता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है ये। एक दूसरा फार्मूला होता है जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, थोड़ा सा इससे अच्छा वाला। क्या भैया होगा? a प्लस
क्या सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ ये हो जाएगा। एक होता है लॉन्ग डिवीजन वाला, भैया कौन सा, स्टेप डिवीजन, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ इंटू एच। ये तीन फार्मूले आपको मीन पता करने के होते हैं। आप इनसे मीन पता करेंगे। मीन का सिंबल क्या होता है, मीन का जो सिंबल होता है वो होता है एक्स बार। क्या होता है, एक्स बार। एक्स बार मीन का सिंबल हुआ। दूसरी बात करें अगर मीडियन का, तो मीडियन का एक ही फार्मूला कौन सा, m इज इक्वल टू, क्या होता है मीडियन का सिंबल, m इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n अपान टू माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। ये काहे का होता है फार्मूला, ये मीन का होता है। अगर मीन की, सॉरी मीडियन का, ये काहे का फार्मूला होगा, मीडियन। अगर मीडियन के बाद बात करें तो अगला फार्मूला जो होता है वो मॉड। मॉड का सिंबल नहीं होता है, मॉड इज इक्वल टू होता है एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन अपान में टू एफ जीरो माइनस एफ टू माइनस एफ वन इंटू एच। ये आपका मॉड फाइंड करने का फार्मूला होता है। बस इतने फार्मूले से ये आप 4-5 फार्मूले पता कर लीजिए और इनके स्टेप कैसे फाइंड करते हैं इतना सीख लीजिए। समझ लीजिए स्टैटिक्स चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक, स्टैटिक्स चैप्टर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, तो नोट कर लिए होंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या होती हैं, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो सर्कल की बाउंड्री, जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस को किसी एक पॉइंट पर टच करती हैं, किसी एक पॉइंट पर टच करती हैं। पर दो टेंजेंट जब एक सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करते हुए कहीं दूर जाकर के एक फिक्स पॉइंट पर मिलती हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। मेरी बात समझिएगा, जैसे ये एक टेंजेंट यहां से जाकर के, यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक पहुंची, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मतलब पीटी और ये क्यूटी दोनों, क्या पीटी व क्यूटी दोनों क्या होंगी, आपस में ये दोनों की दोनों इक्वल होती हैं। कंफर्म हुई बात। फिलहाल हम इनकी बात नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और इधर देखो, अगर हम बात करें O से लेकर के P तक, तो ये एक रेडियस होती है, ये भी इक्वल होगी। कंफर्म हुई बात। दूसरी बात करें OQ की, तो ये भी OQ और OP आपस में इक्वल हैं। तो देखो हम इनकी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। अगर सेंटर से टेंजेंट के बीच की जो लाइन होती है, अगर सेंटर से एक लाइन ड्रा की जाए और वो कहां पर, जहां पर स्पर्श रेखा टेंजेंट टच कर रही है वहां पर जाकर के मिलती है, वहां पर जाकर के मिलती है। ये रेडियस जो है सेंटर से खींची गई लाइन टेंजेंट पर अगर जाकर के मिलती है, उस पॉइंट पर जहां पर ये लाइन टेंजेंट मिल रही है, तो वहां पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। सर अगर उधर 90 डिग्री का है तो इधर भी कितना होगा, 90 डिग्री का। कंफर्म हुई बात। अगर आगे आपको बोला गया एंगल POQ, POQ मतलब प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन 110 दिया गया है, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ PTQ कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। हम इसको मान लेते हैं x होगा। आइए देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। अगर हम बात करें POQT, अगर इसमें बात करें तो ये भैया आपको देख रहे हो 4 लाइन से बना हुआ एक चतुर्भुज दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं। और आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल, सभी एंगल्स का सम कितना होता है, ऑल इंटीरियर एंगल का सम जो होता है
वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। कंफर्म हुई बात? जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उन सभी का सम, क्वाड्रिलेटरल में सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो भैया देखो डायरेक्ट बता सकते हो, ये 90 तो ये 90 180 हो गया। 180 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 190, 180 10 190, 190 में 100 कितना हो जाएगा? 290। 290 में अब कितना जोड़ा जाए? 290 में 60 जोड़ा जाए तो भैया 150 आएगा? नहीं हो सकता। 170 जोड़ा जाए, कितना? 70 को ऐड किया जाए तो भैया कितना आंसर होगा? आपका करेक्ट आंसर x की वैल्यू 70 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी? 70। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्टली ये क्वेश्चन आप रिपीट होता रहता है। तो इसमें कौन से फार्मूले का यूज करना है? सिर्फ एक ही पैटर्न है कि इसको क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी से हमको सॉल्व करना है। जैसे ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में 4 इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होता है। कंफर्म हुई होगी बात? बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, देन द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस विल बी। देखो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। एक ऐसी सीरीज आपके पास लिखी हुई, जैसे हम सीरीज लिख रहे हैं आपको, ये आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, सीरीज 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह करके हमने एक सीरीज इनफाइनाइट तक छोड़ दिया। अब अगर हम बात करें कि आप कहोगे इसके आगे का नंबर कौन आएगा, तो आप कहोगे सर वेट करिए, 1 से यहां पर गए तो +2 हुआ, यहां से यहां पर गए तो +2 हुआ, फिर यहां पर आए तो +2 होगा, फिर यहां गए तो +2 किया 9 मिल गया, फिर यहां पर +2 करेंगे तो 11 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दो नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हर एक नंबर के बीच का, हर किन्हीं दो नंबर को ले ले तो उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो बच्चा कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर वो 2 आ रहा है। कंफर्म हुई बात? 11 के बाद आप पता कर पाओगे कितना होगा? 13। वैसे ही इसको बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 नंबर्स के बीच का। तो आप बता सकते हो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 से 5 गए तो कितना ऐड हुआ? +4। 5 से 9, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर आंसर, पर एपी का कुछ मैटर समझ में नहीं आया। एपी मतलब जिनके बीच में एक डिफरेंस इक्वल होता है वो एपी होती है। अगर एपी में यहां कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 ऐसे करके दे दें, 9 के बाद डायरेक्ट 18 लिख दें, तो ये भैया देखो ध्यान से, यहां पर +4 ऐड हुआ, फिर यहां पर कितना हुआ? +2, फिर +2। अरे वाह, हम खुश हो गए कि यहां पर डिफरेंस सेम आया। पर आगे बढ़े तो यहां पर +9। भैया हर जगह पर डिफरेंस अलग अलग है। अगर डिफरेंस अलग अलग होगा तो वो एपी नहीं होगी। डिफरेंस जब सेम होगा, एपी होने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए, समांतर श्रेणी होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो सेम होना चाहिए। कंफर्म हुई होगी बात? कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो आइए देखते हैं, इसमें आंसर आपका 4 आ गया, बहुत बढ़िया। पर देखो इसके कुछ फार्मूले होते हैं। अगर कोई एपी है, जैसे लिखा हुआ है A1, A2, A3, A4 करके एक आपको एपी दे दी गई। अगर आपसे कहे इसका जो ए होता है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म। डी से
प्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी के बाद आता है एन। एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। मतलब जैसे ये कौन सा नंबर का टर्म है? ये 4 नंबर का टर्म है। ये n बताता है n की वैल्यू यहां कितनी होगी? 4। ये किस नंबर पे है? ये 3 नंबर पे है, तो n की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी? 3। ऐसे करके कोई 100वें नंबर पर होगा, 100 नंबर पर होगा, तो वो क्या बताएगा? आप कहोगे सर वहां n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 100 होगी। कंफर्म हुआ? एस होता है सम। एस मतलब सम के लिए यूज करते हैं। तो देखो इनके कुछ फार्मूले। अगर आपको nth टर्म पता करना, एक और सिंबल होता है एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। एन ए एन nth टर्म आपको पता है। अगर आपको कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे एक सीरीज दी गई, इस सीरीज में आपसे पूछे कि 50वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, तो आप मतलब A50 पता करना होगा। मतलब इस तरह की एक सीरीज होगी, उसमें 50 नंबर पर जो टर्म आएगा उसको पता करना होगा। उसके लिए आपको ऐसा नंबर नहीं लिखने होंगे ना, उनमें +4 करना होगा। एक फार्मूला है A+n-1 इंटू डी। इससे आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? an = A+n-1 इंटू डी। अगर आपको अपनी सीरीज का लास्ट टर्म पता करना है तो क्या करना होगा? A+n-1 इंटू डी। इसके लिए भी सेम फार्मूला है। अगर आपको अपने सभी नंबर ऑफ टर्म का सम करना है तो ये हो जाएगा n/2 2a+n-1 इंटू डी। Sn के 3 अलग अलग फार्मूले बने हुए हैं। Sn = हो जाता है n/2 a+an। Sn का एक और फार्मूला n/2 a+l। इन फार्मूलों को अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर हम यूज करते हैं। ये यूज करना हम बताएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नोट करिए, इनको याद करिए, कहां पर यूज होंगे ये भी मौका हम आपको देंगे, क्वेश्चन देंगे, वहां पर सॉल्व करने होंगे। आशा करते हैं नोट हो गए होंगे। इधर ये भी नोट कर लेना है कि ये क्या होते हैं। ये रहे आपके फार्मूले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये इसका आंसर कितना था? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया था। अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस इतना होता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद में इक्वल टू में अगर 0 है, किसी भी पॉलिनोमियल के लास्ट में इक्वल टू में 0 कर दीजिए तो वो इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी बात करें, फिर इस पर हम बात करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो ax² + bx + c = 0। ये होता है जनरल फॉर्म। काहे का जनरल फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा? ax² + bx + c = 0। इस जनरल फॉर्म में कभी भी आप याद रखना a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं पर a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a ही 0 हो जाएगा भैया तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या? पावर 2 होनी चाहिए। जब पावर 2 ही नहीं बचेगी तो क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। कंफर्म हुई बात? अब इसके बाद में एक इसमें महान फार्मूले का यूज होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता करने होते हैं, रूट्स अगर पता करना है तो एक श्रीधराचार्य फार्मूला x = आता है। श्रीधराचार्य फार्मूला -b ± √b² - 4ac।
अपॉन में, पूरे के अपॉन में भैया 2a, ये आपका श्रीधराचार्य फार्मूला होगा क्या, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये a की वैल्यू यहां से आएगी, b यहां से आएगा, c यहां से आएगा। आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अगर इतना हो जाता है तो ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पैटर्न है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गेम चेंजर होता है। क्या होता है, गेम चेंजर। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़े बड़े चैप्टर लिखवा दिए इसने। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर ये है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भैया इनमें से हम पता करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या पता करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। आपसे क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। अगर d की वैल्यू d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d लेस देन 0, 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बराबर हो, तो तीन कंडीशंस में नेचर ऑफ रूट्स अलग अलग होते हैं। क्या होगा, अगर ये कंडीशन d ग्रेटर देन 0, तो रूट्स जो होंगे आपके रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो बच्चा ये d इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स। रूट्स कैसे होंगे, जो रूट्स होंगे या जीरोस होंगे वो इक्वल होंगे। दोनों की दो वैल्यू होंगी और दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, ना प्लस में ना माइनस में। सिर्फ अगर प्लस में है तो दोनों प्लस में होंगी, अगर माइनस में है तो दोनों माइनस में होंगी। अगर d जो है वो छोटा है तो ये होंगे नॉट रियल, या आप इनको इमेजिनरी बोल सकते हो। कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। कंफर्म हुई होगी बात। ये थी थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात, इतना ही चैप्टर में है। अगर इतनी चीजें अच्छे से आती हैं तो ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से आता होगा। वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थोड़ी सी अलग बात है, पर अगर इतनी बेसिक चीजें आती है तो बेसिक क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब देखें, बात करते हैं क्वेश्चन में बोला गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। भैया इसको कंपेयर करा लें किससे, जनरल फॉर्म से। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे सर क्या जो ए की वैल्यू है वो p होगी, b की जो वैल्यू है वो माइनस का, यहां भैया प्लस है यहां माइनस, तो साइन माइनस का आएगा, 2√5p हो जाएगा। आप कहेंगे c की वैल्यू सर 15 होगी। ए बी सी की वैल्यू आपको जैसे ही पता चलेंगी फिर आप आगे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। हैश टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, रूट्स कैसे हैं भैया, इक्वल। मतलब इक्वल रूट्स कब रहे होंगे सर, कब, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अच्छा ये कहानी यहां से है, मतलब d की वैल्यू जब 0 के बराबर रही होगी, इक्वल रही होगी, तब क्या होगा भैया, इक्वल रूट्स रहे होंगे। कंफर्म हुई बात। d आपका 0 के इक्वल हो जाए, मतलब d के प्लेस पर फार्मूला ये लगाना, पर d की वैल्यू क्या रखनी, 0 रखनी। तो हम फार्मूला लगाते हैं कौन सा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 0, बी स्क्वायर भैया मतलब माइनस 2√5 p का होल स्क्वायर। इतना बड़ा स्क्वायर कर पाओगे, कर लोगे। देखो क्या होगा, -4 इंटू ए,
ए की वैल्यू पी, ए की वैल्यू क्या है पी प्लस 5 और इंटू 15, ये हो गया 4p इंटू 15 4ac, ये हो गया 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का प्लस रूट 5 का 5 p का p स्क्वायर, इतना लिख दिया। 15 4 जा 60, ये p हो गया। माइनस वाली वैल्यू पूरी इधर ले आइए, माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये हो जाएगा 60p इज इक्वल टू 5 4 जा 20 p स्क्वायर। कंफर्म। देखो भैया क्या हो जाएगा, एक p से एक p कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, हम लिखेंगे 20p इज इक्वल टू 60, तो p इज इक्वल टू आएगा 60 अपान में 20 और 23 जा 60, p की वैल्यू आ गई आपकी 3, p की वैल्यू क्या होगी 3। सर यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं क्या, तो देखो भैया दो आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वैसे तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना है तो क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू कुछ इस तरह से आएंगी, ये सॉल्व करके इधर ऐसे, ये आया 20p स्क्वायर माइनस 60p इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया। यहाँ से p कॉमन लिया तो p कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, अगर जैसे ही p कॉमन लिया तो 20p माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो एक बार इस वैल्यू को 0 के नीचे भेजेंगे तो p की वैल्यू 0 होगी, एक बार p को नीचे भेजेंगे तो 20p माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो 20p इज इक्वल टू 60, तो 20 जो p इज इक्वल टू होगा वो 60 अपान 20, 23 जा तो p की वैल्यू 3, इसलिए p की दो वैल्यू आएंगी 0 और 3। आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कंफर्म हुई होगी बात, a की वैल्यू क्या होगी, सॉरी p की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। कंफर्म। तो ये थे आपके कुछ फार्मूले और ये था इसका सोल्यूशन। कंफर्म हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस। बहुत दमदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इन्हीं से तो पूछा जाता है। बस यही 4-5 लोग पहले बात कर लेते हैं इन पर। क्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं भैया, प्राइम नंबर सबको पता होंगे। प्राइम नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उनको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। 2 फैक्टर वो भी कौन कौन, या तो वो 1 से कटे, किससे कटे, या तो वो 1 से कटे या तो वो खुद से कटे। 1 से कटे या खुद से कटे वो कहलाएंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते कौन कौन से भैया, 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19, ये सभी आपके प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कंफर्म हुई बात। प्राइम नंबर के एक और भ्राताश्री होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, इनके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से भी कर सकता है। देखो 2 को बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, इवन प्राइम, क्या बोलेंगे, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। अब इधर बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया देखो, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, सबसे पहले एक पासे को फेंका गया 1 डाई। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं पर कायदे से करेंगे लिख करके, क्योंकि हमको लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी करते रहना है। 1 डाई, तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ। क्या, अगर एक पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आ जाए, 5 6 7 भी आ जाए। नहीं भैया 7 कैसे आ जाएगा,
7 नहीं होगा। अगर S इतना आया है तो इसमें अगर n लगा दे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने नंबर आ सकते हैं सर? 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं। तो NS की वैल्यू क्या हो गई? 6। अगर हम आगे बात करें गेटिंग प्राइम नंबर, इवेंट्स ये बोल रहे हैं गेटिंग कौन से नंबर? गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो भैया प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं? आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 2 3 5। अगर 2 3 5 की बात करें तो देखो भैया NE इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? NE ये हो जाएगा 3। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE इज इक्वल टू NE अपान में NS, और ये हो जाएगा 1 सॉरी ये Na की वैल्यू 3 और ये 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मतलब 1/2। आंसर क्या आएगा? 1/2। 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 1/2। अगर आपसे इसी तरह देखो बच्चा, ये तो हो गया प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। प्राइम नंबर पूछा जाए, प्राइम नंबर याद रख लो इनका आंसर एक ही, अगर एक पास से पूछा गया तो प्राइम नंबर के बाद इवन नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अगर ये तीनों नंबर कभी भी पूछे जाए एक पासे को फेंकने पर तो क्या होगा? हमेशा की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। अपने माइंड में फिट कर लो, कभी भी पूछा जाए प्राइम नंबर आप कहोगे 1/2। डायरेक्ट टिक करो आंसर पे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर कितना आएगा? 1/2। इवन नंबर 1/2। भैया इवन नंबर क्यों? इवन नंबर 2 4 6 तीन ही तो है, 3 हो जाएगा तो 3/6 मतलब 1/2। ऑड नंबर 1 3 5 ये भी क्या होगा? आपके कौन से नंबर होंगे? ऑड नंबर की बात करेगा तो 1 3 5 ये इसका भी आंसर 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन अलग अलग घुमा करके पूछे जाते हैं। याद रखो माइंड में, ये आपके टाइम को बचाएगा। टाइम बचेगा तो फिर बढ़िया होगा। तो क्या कहलाएं करें कि अगर प्राइम, इवन और ऑड कभी भी पूछे जाए तो इनका आंसर कितना होगा? एक पासे को जब फेंका जाएगा तो प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा और हमेशा 1/2 होगी। कंफर्म हुई बात? आगे बढ़ते हैं। देखो भैया 8 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? हाइट एंड डिस्टेंस का। जैसे जैसे बोल रहे हैं बस वैसे वैसे डायग्राम बना देना है। इन्होंने कहा एक टावर है, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है। अ टावर इज 20 मीटर हाई। एक टावर है, अगर टावर खड़ा है तो भैया कहां खड़ा होगा? जमीन पे। जमीन पे। तो भैया एक जमीन से एक टावर 20 मीटर ऊंचा है, वो खड़ा हुआ, ये हमने टावर मान लिया। इसकी ऊंचाई टोटल जो है वो 20 मीटर है। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर लॉन्ग। अब खंबा है, खंबे की जो परछाई बनेगी भैया वो कैसे बनेगी? खंबा यहां पर है तो खंबे की लंबाई कुछ ऐसे होगी, सॉरी परछाई कुछ ऐसे बनेगी, जमीन पर लंबी लंबी परछाई बनेगी लाइन की तरह। तो खंबा ये हो गया क्या? आपका ये हो गया टावर, ये हो गया टावर, और ये हो गई इसकी क्या? इसको बोल रहे हैं शैडो। क्या बोलेंगे? ये हो गई आपकी शैडो। अगर टावर ये है तो शैडो ये होगी। अगर टावर ये है, शैडो ये होगी। भैया क्या उसके बीच का एंगल आप बता सकते हो? बिल्कुल सर। अगर ये टावर खड़ा है तो ये टावर के साथ जब इसकी परछाई बनेगी तो 90 डिग्री एंगल ही तो टूट के बनेगी, पूरा पूरा जमीन में टच करते हुए जाएगी। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर हम इनको और इनको आपस में मिला दें तो ये एक क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल। और जब हम इस परछाई को यहां से ऐसे जिस स्थान पर ये क्या बन रही? शैडो बन रही, उसका लास्ट पॉइंट से
इस पीक को देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। जब कोई चीज देखी जाती है नीचे से ऊपर की तरफ, जब आप कुछ भी देखते हैं, जिसको जैसे नीचे से ऊपर खड़े होकर कुछ भी आप काट रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वहां पर क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे की तरफ झांको, देखो तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? जब यहां टावर पे खड़े होके नीचे परछाई को देखोगे, किसी व्यक्ति को देखोगे, तब वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जब नीचे से ऊपर की ओर ताड़ोगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। कंफर्म हुई बात? नीचे से ऊपर की ओर देखना क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे की ओर देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन। कंफर्म हुई बात? तो यहां से यहां के बीच का ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, इनको ये वाला एंगल बताना है। अगर ये एंगल थोड़ा सा अपने माइंड में जाओ कि सर हमने पीछे पढ़ा था, एक इसी तरीके की कहानी कुछ होती थी कि ये 90 डिग्री होता था। अगर यहां पर हम इस एंगल को थीटा मान ले थोड़ी देर के लिए, हम भी यहां पर इसको मानते हैं, हमको नहीं पता एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हमने मान लिया एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होगा? थीटा होगा। सर 90 डिग्री में थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती थी। क्या कहलाती थी? परपेंडिकुलर। अगर सर ये परपेंडिकुलर है तो ये ऑटोमेटिक बेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बेस। और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात? तो आप क्या बता सकते हो? जो 20√3 है ये आपका बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया। 20 मीटर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। टावर की ऊंचाई परपेंडिकुलर और शैडो की लेंथ जो है वो बेस बन जाएगी। कंफर्म हुआ कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही? शैडो बेस और टावर की लेंथ जो होगी वो परपेंडिकुलर। तो आपको थीटा पता करना है। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो सिर्फ एक चीज में बनता है। क्या होता है भैया? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। बस लगा दो, आंसर आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चा? परपेंडिकुलर आप कहोगे, परपेंडिकुलर 20 है और ये है आपका 20√3। 20 से 20 का काम खत्म। कितने लोग कह रहे हैं √3 आएगा? कितने लोग कह रहे हैं √3 बचा? √3 नहीं बचेगा। क्या बचने वाला है? आपका बचने वाला है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और जल्दी से बता दो, अब नहीं देर करना है। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू? tan में 1/√3। सर आप कहोगे tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती। हमको पता है बच्चा, पूरा भरोसा है आपको नहीं पता होगा, हम जानते हैं ना। देखो तो थीटा tan से tan कंपेयर हुआ तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? आप कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा। ना समझ में आया हो एक बार फिर पीछे बैक कर लेना, फिर समझ लेना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बस अगर इसमें इतना सीख गए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेरिवेशन, तो आगे हम समझा लेंगे। कंफर्म हुई बात? बढ़े आगे। इसमें कोई फार्मूले नहीं है, बस खाली एक tan थीटा यूज होता है। बस आप डायग्राम बना पा रहे हो, अगर ये डायग्राम बन गया तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखो भैया 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द मॉड ऑफ द डाटा। अगर ये भी नहीं बता पाए ना तो चुल्लू भर पानी। समझ गए? देखो द मॉड ऑफ द डाटा, इसका मॉड बताना है। मॉड क्या होता है बच्चा पता होगा आपको। वैसे तो हम मॉड का फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसमें बिना पेन उठाए अगर आपने आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। इसको नोट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे देख के बता दो आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। इसमें भी अगर पेन चला तो बेकार है। फिलहाल मॉड का फार्मूला क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट में F0 माइनस F1 अपान में 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। मॉड अगर सिर्फ और सिर्फ डाटा दिया गया है, आपको X दिया गया है, तब आपको देखना होता है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम आया हुआ। जो सबसे ज्यादा बार आए वही मॉड कहलाता है। क्या होगा? बहुलक, मतलब जो बहुत बार लगा आ जाए, मतलब बार बार आ जाए, उसको बहुलक बोलते हैं। 10 कितने टाइम आया? 10 भैया एक बार आया। 13 1 टाइम, 17 1 टाइम, 19 1 2 3। तो आंसर क्या होगा?
आपका जो मॉड वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी 19। किसी फार्मूले की जरूरत नहीं थी इसमें, सिर्फ आपको इतना समझना था इसका मॉड कितना होगा 19। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी वो गिवन डाटा की मॉड वैल्यू कहलाएगी। कंफर्म हुई बात। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखो इस तरह के क्वेश्चन है, अगर आप माइंडली थोड़ा सॉल्व करोगे तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो गए ना, थोड़ा सा अपने अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो फिर वही वाली बात ना, डर के आगे जीत है। जब आप डरे ही नहीं, इन क्वेश्चन में नहीं डरे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हुआ, और जब कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होता है तो मैथ में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। और जब मैथ आना शुरू हो गई तो फिर किस बात की समस्या। देखो लिखा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। एक एपी है, हमको नहीं पता है कौन सी एपी, हमको नहीं बताया। इन्होंने कहा उसका फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म अगर सर आपने कहा तो मतलब nth टर्म से कुछ याद आया कि n की वैल्यू कितनी है। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 0। एक एपी है जिसका फोर्थ टर्म 0 है। कह रहा है कि द 25th टर्म इज ब्लैंक दिया गया ऑफ इट्स 11 टर्म, 5 टाइम होगा 4 टाइम, ये सब पता करेंगे अभी थोड़ी देर समझिए। अगर फोर्थ टर्म की बात कही गई है तो भैया मतलब यहां पर n की वैल्यू जो दी गई है वो 4 दी गई है। 4 नंबर वाले टर्म की बात कर रहे हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा अभी कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है nth टर्म फाइंड करने का। तो n के प्लेस पर 4 रख दें तो a 4 हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यहां तक कोई समस्या। अगर हम ध्यान से देखें तो भैया ये देखो a4 की वैल्यू करें, फोर्थ टर्म आपका 0 हो जाएगा, a प्लस 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3d बच जाएगी। 3d को इधर भेजें तो a की वैल्यू माइनस 3d हो जाएगी। अगर ये a की वैल्यू माइनस 3d आ गई, अब इनका यूज हम यहां पर करेंगे। यहां पर उसी एपी की बात कर रहे हैं, उसी सीरीज में 25th नंबर का टर्म, 25th नंबर का टर्म, 25th नंबर का टर्म हमने मान लिया कि उसका सब टाइम से मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने मान लिया कि वो x टाइम होगा। कितने टाइम होगा? x टाइम होगा। ये हमने लेट कर लिया कि वो उसके x टाइम होगा, तो हम यहां पर लिख लें x इंटू x टाइम ऑफ 11th टर्म। अगर इसमें 25th टर्म है तो इसका फार्मूला होगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और x ऐसे रहेगा, 11th है तो इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस n के प्लेस पर 11 आ जाएगा, 11 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा a की वैल्यू यहां से आई है माइनस का 3d प्लस ये हो जाएगा 24d, माइनस का 3d और 24d इज इक्वल टू x इंटू ये हो जाएगा a प्लस a की वैल्यू यहां पर भी रख दें माइनस का 3d प्लस ये 10d। अब देखो 24 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, x इंटू ये बचेगा 7d। पहले तो d से d का काम खत्म करें, 21 7 को अपॉन में ले, 7 अपॉन इज इक्वल टू x, 7 3 जा 21, x इज इक्वल टू 3। तो भैया कितने टाइम्स होगा? आप कहेंगे सर 3 टाइम्स होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स होगा। डी की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, तो मतलब 3 टाइम्स होगा। तो मतलब 25 नंबर वाला जो टर्म होगा, अगर 11 टर्म का 3 टाइम कर दिया जाए तो 25 वाला मिल जाएगा। कंफर्म हुई बात? देखो
आगे बढ़ते हैं। इसके फार्मूले तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। अगले में बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच ऑफ संगीता इज 0.62। इस क्वेश्चन को देखो और याद करो कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, आपने क्लास में इस क्वेश्चन को रीड किया था, सॉल्व भी किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है 0.62, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? भैया मतलब ये हुआ कि संगीता और रेशमा एक मैच खेल रही होंगी, संगीता और रेशमा मैच खेल रही होंगी। जैसे यही मैच है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक तरफ संगीता सॉल्व कर रही है, एक तरफ रेशमा सॉल्व कर रही है। संगीता ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.62 है। तो रेशमा की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, भैया दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। कितनी होगी? उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 हो जाएगी। देखो भैया हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ा जाए तो 1 हो जाएगा। सर कैसे, थोड़ा सा समझा दीजिए। अगर हम बात करें कि ये रही रेशमा और ये रही संगीता, अगर संगीता और रेशमा की बात करें, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 62 क्वेश्चन रेशमा ने सॉल्व कर, संगीता ने सॉल्व कर लिए इनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अब क्या होगा, कितने क्वेश्चंस रेशमा ने नहीं सॉल्व किए? जब इन्होंने, या फिर इतने ब्रेड इन्होंने खा लिए तो इतने, अब इनके पास कितने बचे होंगे? इनके पास बचे होंगे 100 में 62 माइनस करिए, 62 माइनस करेंगे तो 38 बचेंगे। कितने बचेंगे? 38। मतलब इनका होना और ना होना, इनका होना और ना होना, ये टोटल जो होगा वो 100 के बराबर होगा। वैसे ही रेशमा द्वारा सॉल्व किए गए टोटल क्वेश्चन और संगीता द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। पीएस की वैल्यू कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता ये आपको दिया गया 0.62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.62, तो ये हो जाएगा 0.38। कितना हो जाएगा? 0.38। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। कंफर्म हुई बात? नहीं आता है तो एक बार इसको फिर से रोक करके देख लीजिए, पर सही करिएगा। ठीक, हमने बताया था किसी कार्य का होना और ना होना दोनों को मिला करके 1 होता है। किसी काम का होना और ना होना क्या होता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आपने पढ़ा था, आपको याद होगा। किस चैप्टर का है? सबसे पहले आपको ये बता दें, ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इन्होंने कहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। मतलब एक आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। क्या? सेमी पेरीमीटर 36 मीटर है। ठीक भैया, तथा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम लेट करते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम वाले, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी? इस रेक्टेंगल की लेंथ जो होगी वो x मान लें,
और ब्रेथ जो होगी, ब्रेथ कितनी मान लें, इसको y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, अगर हम यहां पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ, तो भैया ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी का हाफ। पेरीमीटर का हाफ तो वैसे आपको दिया गया है 36, और ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटा तो ये हो गया L की वैल्यू x प्लस वाई, तो आप कहेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी जाकर। अगर केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में देखो भैया क्या बोला गया है, केस सेकंड में इन्होंने कहा है कि जो विल लेंथ इज, लेंथ मतलब x, 4 मोर देन है, किससे ज्यादा है, इट्स विद मतलब ब्रेथ से, y से, तो x इज इक्वल टू 4y प्लस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में नहीं तो 5 नंबर तक तो आ ही जाता है। देखो क्या हो जाएगा, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से चाहें तो एलिमिनेशन से, और अगर सब्स्टिट्यूशन से चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो भैया दोनों को अगर ऐड कर दें तो y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 36 अपान में 4, ये 4 हो जाएगा 40, तो x इज इक्वल टू 40 अपान में 2, ये बचेगा 20, x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x कितना आया 20, x को यहां पर पुट करें तो y आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, या फिर आप लिख सकते हो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x को पुट करना है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 16। लेंथ कितनी हो गई भैया, लेंथ हो गई आपकी, आंसर क्या होगा 16, और 20 वाला सिर्फ ए ऑप्शन है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहां पर 16 और 18 दिया गया, ये नहीं हो सकता, 12 और 24 नहीं हो सकता, 18 और 18 नहीं हो सकता। इतनी तो बात थी कि मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैलकुलेट करने पर आ रहा था, और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर इन्होंने हाफ पेरीमीटर की बात कहा है तो ये बात आप समझ गए होंगे कि s इज इक्वल टू एल प्लस बी बचता, मतलब एल लेंथ और ब्रेथ का सम कितना आना चाहिए था 36, तो आप यहीं से डायरेक्ट देख सकते थे कि 18 कितना होता है 36, सबका इसका 12 और 24 कितना हो जाता 36, 8 और 6, ये बी ऑप्शन नहीं होता, यहां से सॉल्व नहीं होता, पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक भैया, ऑप्शन से कोई भी चांस इसमें नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन भी बहुत अच्छे दिए हैं, आप ऑप्शन से जोड़ करके नहीं रख सकते हो। अगर लेंथ इज 4 मोर देन, मतलब लेंथ बड़ी होगी और ज्यादा होगी, देखो भैया बराबर हो नहीं सकते हैं, ये नहीं होगा। 12 से ये ज्यादा है, 4 ये मतलब ज्यादा है, ऐसा नहीं लग रहा है। 16 से 4 ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। यहां पर देखो 16 से 4 ज्यादा है, हाँ विद से 4 ज्यादा है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस कंडीशन से आप चेक कर सकते हो, अगर थोड़ा सा है, नहीं रिस्क लेना है, एक नंबर की कीमत तो आपको पता होगा,
एक नंबर धीरे धीरे अगर कट जाएंगे तो बहुत सारे नंबर चले जाएंगे, और जब एक एक नंबर कटता है मैथ में तो परसेंटेज भी एक एक परसेंटेज डाउन होता जाता है। कंफर्म? आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करें, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कुछ इसमें भी होता है, देखो अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, उनको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में होता है मेनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं? मेनी सॉल्यूशन। इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन वहीं से ओवरलैप कर जाए तो वो होते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। दूसरी बात करें, a1 अपान a2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तीनों अनइक्वल हैं, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इनका ओनली वन सॉल्यूशन। एक और होता है b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसमें क्या होता है, ये पैरेलल लाइन होती हैं और इनका नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। इनका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, एक पॉइंट पर कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन, पर पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को आपस में कट ही नहीं करेंगी, इसलिए इनका नो सॉल्यूशन होता है। कंफर्म हुई होगी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भैया इस क्वेश्चन में बोला गया है डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, फिर ब्लैंक दे दिया गया है, इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड रेडियस। कह रहे हैं कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डबल कर दें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डबल कर दें तो कर्व्ड सरफेस एरिया और रेडियस को क्या किया जाए, जोड़ा जाए तो उसके बराबर हो जाए, या माइनस किया जाए तो उसके बराबर हो जाए, या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सर इन सब बातों को छोड़ के पहले हम सिलेंडर के बारे में फार्मूले तो पता कर लें क्या होता है। सिलेंडर तो आपने चिल्ला दिया, सिलेंडर होता क्या ये तो बताइए ना। सिलेंडर भैया सर्कल के ऊपर जब सर्कल को रखा जाता है तो कुछ इस तरह का एक पाइप आपने देखा होगा। ये भैया आपका सिलेंडर जिसका बेस जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। ये इसकी हाइट हो गई, ये रेडियस। इसका वॉल्यूम जो होता है भैया इधर देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बहुत सारे बच्चे इसको याद किए होंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच। 2 पाई आर स्क्वायर एच वाले क्या याद करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। अगर हम सीएसए की बात करें, सीएसए ऑफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब इसमें 2 लगाना है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक। टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई आर क्या होगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये आपके थे मेन फार्मूले 3 सिलेंडर के। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि डबल किया जाए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने डबल किया, इज इक्वल टू का साइन लगाया। यहां पर क्या करना है? सीएसए, सीएसए और बीच में पता नहीं कुछ भी साइन हो सकता है, और रेडियस। रेडियस का मतलब, रेडियस का रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा रेडियस आर से। तो ये हो गया 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सीएसए क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच
और बीच में अभी पता नहीं कौन सा साइन लगेगा, और यहां पर है r, तो ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर h, 2 पाई r स्क्वायर h। तो अब यहां पर 2 के प्लेस पर 2 है, r स्क्वायर होना चाहिए। आर स्क्वायर तब होगा जब इस आर का इस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कौन सा साइन लगेगा भैया, मल्टीप्लाई। यहां पर कौन सा साइन लगेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बच्चे, बच्चों वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ मस्ती कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैथ में रिवीजन डेली करते रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप यहां से क्वेश्चन लीजिए और रिवीजन करिए अपना, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और आपका जो भूलने वाले फार्मूले हैं, जो फार्मूले आप भूल रहे हो, वो फार्मूले भी आपके दोबारा से रिवीजन हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को सब लोग अच्छे से लगाते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आगे काम देंगे। ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कहीं हमने अपनी तरफ से उठा करके छाप नहीं दिया है। इन क्वेश्चंस को बेकायदा किसी एक सेट से लिया गया है, क्वेश्चन छांटे गए हैं और छांटने के बाद ही आपके सामने लाए गए हैं, मतलब इन पर मेहनत की गई है। जब हमने इन पर मेहनत किया है तो हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि आप करोगे नहीं। अगर कर भी लिए तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उनको सॉल्व ही करो, अच्छे से करो, 1-2 दिन का नहीं, पूरे आपको जितने दिन की छुट्टियां हैं उतने दिन आपको लगातार क्या करना है, इन पर वर्किंग करनी है। वर्किंग के साथ साथ नोट्स बनाने, प्रॉपर वे में डेली आपको क्लास लेनी है, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तभी आपको मैथ में जो भूल चुके हो वो आपको दोबारा रिकॉल हो पाएगा। तो आइए, इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर आया, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट होगा। कंफर्म हुई बात, तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। कंफर्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही आसान वाले। ये क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए बस एक फार्मूला होता है, आप एलसीएम एचसीएफ निकालने के चक्कर में पड़ोगे, पर नहीं पढ़ना है। अगर 2 नंबर की बात कर रहा है, 2 नंबर की बात कर रहा है, तो इनका सीधा सा फार्मूला होता है क्या, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक भैया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इतना छोटा सा फार्मूला तो याद ही कर सकते हो, एकदम छोटा सा फार्मूला है, छोटा सा, इतना याद कर सकते हो। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, जब बस इतना ही होगा, अपनी बुद्धि नहीं लगाना कि 3 डिजिट दी गई है तो उनमें भी लगा दिया। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर नहीं करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कंफर्म हुई बात, इतना तो याद रख पाओगे। क्या हुआ, फर्स्ट नंबर बोला गया है, संख्याओं 150 था, 10 का एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा, तो भैया फर्स्ट नंबर 150 इंटू 10 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो कोई क्लास 4th का बच्चा भी मल्टीप्लाई करके बता देगा। कितना आएगा भैया, 1500। कितना आएगा, 1500। कितना आ जाएगा आंसर, 1500। बताओ, इतना सा नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे। 1500 मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलो बोलो भैया, कितने लोगों का आंसर हमसे पहले आ गया था है कोई ऐसा हो तो कमेंट करो भैया और बताओ। नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन देखो भैया, इसको रिवीजन करते रहो, फार्मूला नहीं भूलना। बस क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस और बस 2 नंबर के लिए इस फार्मूले का यूज होना है। आइए आइए आइए, अंतिम अध्याय जहां से छोड़ा था वही वाला क्वेश्चन है। देखो भैया, अच्छे से सीख गए होगे, बढ़िया आता होगा, रिवीजन में अच्छा तगड़ा क्वेश्चन दिया गया है, समझ सकते हो कि इसमें क्या करना है। आइए समझते हैं बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को। देखो मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ी देर के लिए पेन बंद कर दीजिए, इधर देखो। बोला गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3 आर। क्या
-1,7 और 4,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसके लिए हमने आपको एक छू मंत्र बताया था। छू मंत्र क्या था कि अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना है, जिसका एक पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट बी मान लेना है। पहला पॉइंट इन्होंने कहा है कि -1,7 और दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है 4,-3। कंफर्म हुई बात? दो पॉइंट -1,7 और 4,3, इनको m रेशियो n में एक पॉइंट डिवाइड करता है, जिसको पॉइंट P बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लिया, हमको नहीं पता। ये m रेशियो n में डिवाइड करते हैं, m और n ऐसे लिख लिया हमने। m की वैल्यू पहली होती है 2, n की वैल्यू 3, m रेशियो n में डिवाइड करते हैं। अब सीधा सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला भैया होता है x, y इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपान में m प्लस n। याद आया होगा, थोड़ा थोड़ा याद आया होगा। ये कौन सा होता है? सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। तो भैया x, y इक्वल टू, ये आप इसको मानोगे x1 y1, ये x2 y2। चले भैया, x1 y1 x2 y2, तो m की वैल्यू है 2 इंटू x2 है आपका 4 प्लस n की वैल्यू है 3, x1 है आपका -1, माइनस वाली वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में नोट करते रहना। आगे बढ़ते हैं, m की वैल्यू है कितनी? 2 प्लस 3, कॉमा my2 पर बात करें तो my2 कहां गया? m है आपका 2, y2 है आपका -3 प्लस n है आपका 3 और y1 है आपका कितना? 7 अपान में m प्लस n। m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। कंफर्म हुई बात? देखो भैया क्या क्या आएगा। अगर हम यहां पर बात करें x, y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपान में 5, कॉमा -6 प्लस 21 अपान में 5। ये हो जाएगा x, y इक्वल टू 8 में 3, तो ये बचा 5 अपान 5, कॉमा ये बचा 15 अपान 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो भैया x, y इक्वल टू आ गया कितना? x, y इक्वल टू आ गया 1,3। 1,3 भैया कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मतलब पॉइंट 1,3 एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करेगा। कंफर्म हुई होगी बात। इसके कुछ मेन फार्मूले हैं। ये तो सेक्शन फार्मूला था बच्चा, इसको याद रखिएगा। ये आपका सेक्शन फार्मूला। एक होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट अगर पता करना है x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान में 2, y1 प्लस y2 अपान में 2। कंफर्म हुई बात। फिलहाल ये 3 फार्मूले हैं और 3 फार्मूले पर ही ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए
सेकंड का है कि फोर्थ का है? फोर्थ का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ना कि पॉलिनोमियल का। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड 1/3। भैया देखो, कुछ चीजें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इनके रूट्स अल्फा एंड बीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। तो पहला फार्मूला आता है कौन सा, सम ऑफ जीरोस। क्या आता है, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स। क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए। डायरेक्ट पता कर सकते हो, डायरेक्ट पता करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए। अगर आपसे बोले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस का सॉरी प्लस का सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। कंफर्म हुई बात समझ में आ गई। देखो अगर इतनी सारी चीजें यहां तक कंफर्म हैं, अगर मान लीजिए आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है, ये गिवन है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये कब यूज करेंगे फार्मूला, इस फार्मूले का यूज तब करेंगे जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और क्या दिया गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिए गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसके रूट्स दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं। तो थोड़ी देर के लिए क्या हम मान सकते हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि अगर अल्फा की वैल्यू अल्फा 3 है और बीटा जो है वो 1/3 है, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा 3 प्लस 1/3, 1 माने तो 3 3 जा 9 प्लस 1/3, तो ये 10/3 हो जाएगा, हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10/3, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटेगा 1 आएगा। अब अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है भैया, तो फिर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जब गिवन है आपको तो डायरेक्ट यहां पर पुट करें वैल्यू, तो देखो भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको 10/3 दिया गया है, x लगा दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम सबके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 10x प्लस 3 अपॉन में टोटल अपॉन में 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो भैया कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी मैच हुआ, ऑप्शन नंबर बी मैच हुआ, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। इसका ये पैटर्न था, ये फार्मूला बिल्कुल नया है, इसको नोट करिए अच्छे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बोला गया था अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब मीन ऑफ द 8 नंबर इज 12। 8 नंबर, कोई भी 8 नंबर, मीन ऑफ 8 नंबर, मीन ऑफ 8 नंबर कितना दिया गया है, 12। कोई 8 नंबर थे, उन 8 नंबर का मीन कितना है, 12। अगर 8 नंबर का मीन 12 है, उसके बाद में कहा
अगर स्टार्टिंग से फिर से 9 नंबर, मीन ऑफ 9 नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। हमने कुछ ऐसी आपसे कहा, भैया ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं। इन सबके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इनके पास कुछ रुपए, देखो कितने हो गए, 8 2 10 20 30 और 6 36, टोटल 36 रुपीज हैं। कितने हैं, हमने कहा टोटल 36 हैं। यहां तक जो टोटल रुपए हैं वो टोटल 36 हैं। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 लोगों की बात करें, सबके पास अलग अलग रुपए हैं। 36 में अगर 9 और जोड़ दें भैया, ये तो यहां तक था, 9 1 10 20 30 40 और 5 45, टोटल अमाउंट यहां तक 9 लोगों के पास टोटल 45 रुपए हैं। 8 लोगों के पास 36 रुपए हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि 9 नंबर वाले के पास कितने रुपया रहे होंगे, तो आप कहोगे सर जी एक ही काम करना है, 8 तक वालों को हटा दो, 8 तक वालों को हटा दो। अब 45 में 36 माइनस कर देंगे, 45 में 36 माइनस करेंगे, किसमें 45 में, तो बचेगा 9, मतलब 9 नंबर वाले के पास 9 रुपए थे। कुछ ऐसा ही काम यहां पर करना है। एक फार्मूला था कि अगर आपको पता हो x बार इज इक्वल टू होता है कितना, सम ऑफ ऑल नंबर अपान में टोटल नंबर। तो अगर हम मीन ऑफ 8 नंबर की बात करें, मीन ऑफ 8 नंबर, तो ये दिया गया है 12, तो x बार हो गया आपका 12, x बार कितना हो गया 12। सम ऑफ कितने नंबर भैया 8 नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 8, पहले से बोल रहे हैं, 8 को इधर भेज दें तो 8 नंबर का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 8 नंबर हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। अगर 96 हो गया तो देखो भैया नेक्स्ट वाले में बात करें, मीन ऑफ 9 नंबर इज इक्वल टू 13, तो मीन ऑफ 9 नंबर आपको दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू सम ऑफ 9 नंबर अपॉन में 9। 13 9 जा कितना होता है, 13 9 जा होता है 117, कितना 117 सम ऑफ 9 नंबर। अगर 9 डिजिट का सम 117 है और 8 का इतना है, तो 9th टर्म आपसे 9th नंबर पूछ रहा है, तो 9th नंबर हो जाएगा 9th नंबर आपसे पूछे तो सम ऑफ 9 नंबर माइनस सम ऑफ 8 नंबर, तो सम ऑफ 9 नंबर कितना हो जाएगा, 9 नंबर का सम भैया आपको दिया गया है कितना 117, 117 में 96 माइनस करना है, 96 मतलब 4 इधर बचे और 17 उधर के, टोटल आपका आ गया 21। कितना आ गया 21। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कितना होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कुछ इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया और एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे दिया गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा।
भैया आपको पता होगा हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 होता है। अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है तो यहां 1 कर दिया। कॉस अल्फा अब डिवाइड में आ जाएगा, साइन अल्फा अपान में कॉस अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बच गया। आपको पता होगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 होता है, सॉरी tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा, और tan में अब तो आप बता दो भैया, उतनी देर से पढ़ रहे हो, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 जो वैल्यू होती है वो tan 45 की होती है, tan 45। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कंफर्म हुई बात, कुछ नहीं करना है, दोनों में कॉस के साथ यहां पर 1 मानेंगे, साइन अल्फा अपान में कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू 1 जो होती है वो tan में 45 की वैल्यू होती है, अल्फा इज इक्वल टू 45। कंफर्म हुआ होगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से ही आपको टिक दिया गया है, आंसर बताने की वजह से तो कोई जरूरत है नहीं, पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो बोला गया द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, इस तरह का क्वेश्चन भैया करवा चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमने करवाया है, याद आया कुछ? देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज आर सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमने क्लॉक बनाया और ये सेंटर से मिनट हैंड ये हो गई, ठीक, इसकी लेंथ जो है वो आर सेंटीमीटर लंबाई। द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म ऑफ 1 मिनट, मान लीजिए 1 मिनट की बात करें तो ये मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक चली, कितना, ये टोटल आपने कवर किया 1 मिनट, कितना, 1 मिनट, यहां से 1 मिनट हुआ, यहां पर आपका 1 था और यहां पर 2 था, तो 1 से 2 तक आने में कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें तो ये आपका बना है सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो भैया आर तो आर मिल जाएगा, पाई की वैल्यू पता है, बस थीटा पता कर लिया जाए। तो थीटा पता करने के लिए क्या करेंगे, अगर थीटा को देखें हम तो भैया कैसे पता करेंगे, अगर हम यहां पर सेंटर को माने और ये क्लॉक है तो टोटल कितना होगा, आप कहेंगे 60 मिनट, 60 मिनट जो होंगे 60 मिनट में उसका एंगल बनता होगा 360 डिग्री। कितना बनता होगा, 360 डिग्री का एंगल बनता होगा। तो 1 मिनट का जो एंगल होगा, 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 360 अपान में 60, जीरो जीरो निपट गया, 6 6 जा, तो 1 मिनट का जो एंगल होगा 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा, थीटा की वैल्यू 6 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 6 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 6 डिग्री आ गई तो भैया इसमें रखें तो क्या हो जाएगा, 6 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं, देखो सब में दिया गया 6 6 जा, आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान में 60। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप कहेंगे भैया ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, थीटा पता कर लेना है। 1 मिनट एक जब अपनी मिनट हैंड पूरा 1 राउंड लगाएगा, 1 राउंड लगा करके फिर से अपने प्लेस पर आएगा तो वो 60 मिनट कवर करता है। 60 मिनट में 1 राउंड घूम जाएगा। मिनट हैंड जो होगी वो 60 मिनट में अपना 1 चक्का पूरा करेगी। जब 1 चक्का 60 मिनट में, तो टोटल जब 1 राउंड पूरा सर्कल का करेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का जब कोण बनेगा तो ये भैया 360 से डिवाइड, 360 को 60 से डिवाइड करिए, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री का कोण बनेगा। 1
मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। कंफर्म हुई बात, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। ये वाला इसका जो आंसर टिक था, ये आप करेक्ट मत मानिएगा, ये आंसर इसका गलत होगा, ये आंसर इसका सही नहीं होगा। इसका आंसर ए नंबर वाला ही सही होगा, पाई आर स्क्वायर अपान में 16। देखो भैया क्या दिया गया है, 20 द बेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मान के चलिए कि कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देते हैं। क्या बोला गया है, द बेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी सिलेंडर के सारे फार्मूलों पर सिलेंडर किया है हमने, सभी फार्मूले बताए हमने। बोला है द बेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 100 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसके बेस का एरिया क्या होता है, बेस का एरिया सर्कल का एरिया, मतलब ये दिया गया है पाई आर स्क्वायर आपको 100 दिया गया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेस का जब भी एरिया बोलेगा, एरिया ऑफ बेस जब भी बोलेगा सिलेंडर में, एरिया ऑफ बेस चाहे वो सिलेंडर में बोले चाहे कोन में बोले, तो उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा। याद रखिएगा, चाहे कोन के लिए बोले या सिलेंडर के लिए बोले, जब भी बोलेगा एरिया ऑफ द बेस मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, पाई आर स्क्वायर फाइंड करना है। इन्होंने कहा इसकी हाइट जो है वो 4.7 है। कितनी है, 4.7, वो भी सेंटीमीटर। कंफर्म। इन्होंने कहा वॉल्यूम बता दो भैया। अरे वाह, वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोल दो फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो भैया, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर अलग दिया गया 100, एच अलग दिया गया है 4.7। मल्टीप्लाई करा दो जल्दी से, 470 सेंटीमीटर क्यूब। ये बिल्कुल बच्चू सा सवाल, एकदम छोटा सा सवाल जो आप कर सकते थे, उसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। बोलो आया ना आंसर समझ में? क्या होगा, 100 का 4.7 में मल्टीप्लाई होगा तो 470 सेंटीमीटर क्यूब। कहां पर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो इसको एक बार दोबारा से देखिए और समझने की कोशिश करिए, और सबसे अच्छी बात डेली क्लास में जुड़ने की कोशिश करिए, जिससे क्या हो, आपका फायदा होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।